हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दी योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दी योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। ए ऑप्शन है रूपा पाई, बी ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, सी ऑप्शन है अरुंधति रॉय और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, दी योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक है रूपा पाई। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि रूपा पाई जो है ये दी योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है रामचंद्र गुहा। क्या है, रामचंद्र गुहा। तो इनका पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट दी राज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय, इनकी पुस्तक है आज़ादी। क्या है, आज़ादी। ठीक है, आज़ादी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे अदर बुक्स और इनके लेखक। जैसे देखिए वेलकम 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 टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज। तो वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ट्विंकल ट्विंकल खन्ना। ठीक है, कौन है, ट्विंकल खन्ना। ठीक है, तो वेलकम टू पैराडाइज के लेखक है ट्विंकल खन्ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है दी पलकों दो पलकों की छाव में, दो पलकों की छाव में, दो पलकों की छाव में। इसके लेखक कौन है, दो पलकों की छाव में इसके लेखक है डॉक्टर हेमा जोशी। ठीक है, डॉक्टर हेमा जोशी। ठीक है, दो पलकों की छाव में इसके लेखक है डॉक्टर हेमा जोशी। और वेलकम टू पैराडाइज के लेखक है ट्विंकल खन्ना। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट बुक। जिसे देखिए नए भारत। क्या है, नए भारत का नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद विमोचन। ठीक है, नए भारत का सामवेद विमोचन के हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, नए भारत का सामवेद। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। जैसे देखिए सिंधिया 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 और 1857, सिंधिया और 1857। इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राकेश पाठक, डॉक्टर राकेश पाठक। ठीक है, सिंधिया और 1857 पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राकेश पाठक। उसके बाद है बिल्डिंग 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 पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिल्डिंग पार्टनरशिप। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है कैप्टन। ठीक है, कैप्टन हिमाद्री दास। ठीक है, कैप्टन हिमाद्री दास। तो बिल्डिंग पार्टनरशिप के लेखक है कैप्टन हिमाद्री दास। और सिंधिया और 1857 के लेखक है डॉक्टर राकेश पाठक। कौन है, डॉक्टर राकेश पाठक। उसके बाद नेक्स्ट बुक है कोल्ड ब्लेडेड कोल्ड ब्लेडेड कोल्ड ब्लेडेड लव। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ग्रीस दत्त शुक्ला, ग्रीस दत्त शुक्ला। ठीक है, तो कोल्ड ब्लेडेड लव इसके लेखक हैं ग्रीस दत्त शुक्ला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है दी डे आई दी डे आई बिकम दी डे आई बिकम ए रनर। ठीक है, नेक्स्ट बुक है दी डे आई बिकम ए रनर।
इस पुस्तक के लेखक हैं एस एस चट्टोपाध्याय। एस चट्टोपाध्याय। एस चट्टोपाध्याय। ठीक है। द डे आई बिकेम अ रनर। इस पुस्तक के लेखक है एच एस चट्टोपाध्याय। ठीक है, एस चट्टोपाध्याय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है रिवर्स रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक टंडन। कौन है? अशोक टंडन। अशोक टंडन। ठीक है, अशोक टंडन। तो याद रखना है रिवर्स स्विंग। इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक टंडन। उसके बाद है द बुक ऑफ लाइफ। द बुक ऑफ लाइफ। द बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, माई 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 डांस माई डांस विद बुद्धा। माई डांस विद बुद्धा फॉर माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। फॉर सक्सेस। फॉर सक्सेस। फॉर सक्सेस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विवेक 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 अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन इज डिस्क्राइब्ड। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 30 और 31 में, बी है अनुच्छेद 29 और 30 में, सी है अनुच्छेद 28 और 29 में, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 29 और 30। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार ये अमेरिका, ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि अनुच्छेद 29, ठीक है, तो इसके तहत अनुच्छेद 29 इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, ठीक है, अपनी भाषा, लिपि, ठीक है, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 में
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक सभी अल्पसंख्यक सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है। ठीक है, शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं प्रशासन के संचालन करने का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोंकण कोस्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग? ए ऑप्शन है गोवा तथा दमन, बी है मुंबई तथा गोवा, सी है गोवा तथा तिरुवनंतपुरम और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट होगा ये होगा गोवा तथा दमन, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है कोंकण तट जो है ये गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा तथा दमन के बीच। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए, कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तो याद रखना है कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। उसके बाद देखिए मालाबार तट केरल में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में अवस्थित है। तो याद रखना है कि कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है और मालाबार तट जो है ये केरल में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि पूर्वी घाट पर कोरोमंडल पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है। तो याद रखना है पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है। कोरोमंडल तट सामान्यतः ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट जो है ये ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है और पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है। उसके बाद देखिए कि कोंकण तट जो है ये कोंकण तट ये गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। तो याद रखना है कोंकण तट जो है ये गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? Which is not a non-conventional source of energy? ये ऑप्शन है कोयला, बी है सौर ऊर्जा, सी है समुद्री जल और डी है बायोगैस।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी कोयला। तो याद रखना है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए ऊर्जा का ऊर्जा का मुख्यतः ऊर्जा का मुख्यतः दो स्रोत, ठीक है, दो स्रोत, ऊर्जा का मुख्यतः दो स्रोत हैं। ठीक है, ऊर्जा का मुख्यतः दो स्रोत है। पहला है परंपरागत परंपरागत ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत का परंपरागत ऊर्जा स्रोत का ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का, ठीक है, स्रोत का कोयला, ठीक है, कोयला डीजल कोयला डीजल कोयला डीजल पेट्रोल पेट्रोल आदि, ठीक है, पेट्रोल आदि। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का कोयला डीजल पेट्रोल आदि। उसके बाद दूसरा है, देखिए दूसरा है परंपरागत परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, ऊर्जा स्रोत जो नवीकरणीय, ठीक है, जो नवीकरणीय स्रोत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली आदि है। ठीक है, पनबिजली और आदि है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग, ठीक है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो याद रखना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में, देखिए भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति तापीय ऊर्जा से होती है। ठीक है, तापीय ऊर्जा से होती है। भारत में 2031 तक, ठीक है, 2031 तक 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ बिहार? ये ऑप्शन है मोहम्मद गौस, बी है अब्दुस्मद, सी है संत इमादुद्दीन कलंदर, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार हैं अली मुहम्मद शाह आजिमाबादी। ठीक है, अली मुहम्मद शाह। तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अली मुहम्मद शाह आजिमाबादी, ठीक है, आजिमाबादी थे। और ये बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ, ठीक है, प्रथम ग्रंथ के रचनाकार, ठीक है, रचनाकार बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मुहम्मद शाह आजिमाबादी थे। ठीक है, आजिमाबादी थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि दो गज जमीन
अब्दुस्मद अब्दुस्मद द्वारा उर्दू भाषा में रचित, ठीक है, उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति हैं, ठीक है, प्रमुख कृति है। तो याद रखना है कि 2 गज जमीन अब्दुस्मद द्वारा उर्दू भाषा में, ठीक है, रचित प्रमुख कृति हैं। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गजल है, उसके बाद है प्रसिद्ध गजल सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, सरफरोशी, ठीक है। तो देखिए प्रसिद्ध गजल जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, के रचयिता है राम प्रसाद, इसके रचयिता है राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ठीक है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि शायर बिस्मिल आजिमाबादी थे, ठीक है। कौन थे? तो शायर बिस्मिल, ठीक है, शायर बिस्मिल आजिमाबादी थे, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, वो यानी हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑप्शन है 9, बी है 7, सी है 6, डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी 7। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन, ठीक है, संशोधन। तो याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के बाद, 1978 ईस्वी के, ठीक है, तो अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है, 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि संपत्ति का मौलिक अधिकार, ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार को 44वें, ठीक है, 44वें संविधान ठीक है, देखिए यानी अधिकार 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार,
संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति का मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अधिनियम प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए संपत्ति के ठीक है, संपत्ति के उसके बाद संपत्ति के अधिकार ठीक है, संपत्ति के अधिकार। तो देखिए संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31, संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अधिनियम प्रदान किया गया था। ठीक है, अधिनियम प्रदान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में संपत्ति के अधिकार संपत्ति के अधिकार छठी मौलिक अधिकार था। ठीक है, याद रखना संपत्ति के अधिकार छठी मौलिक अधिकार, यह संपत्ति के अधिकार छठी मौलिक अधिकार था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है समाप्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 कॉम में रखा गया। ठीक है, जो अब केवल कानूनी अधिकार है, जो क्या है, एक कानूनी अधिकार। उसके बाद ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। फॉर हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा। ए ऑप्शन है 84, बी है 87, सी है 131 और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 84 यानी 84। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। वहीं देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, 84 सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य ठीक है, सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य जो है 552 ठीक है सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में अब देखिए वर्तमान में लोकसभा में 543 ठीक है 543 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि 543 सदस्य का चुनाव 543 सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वैध होता है। ठीक है, उसके बाद है कि एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधि नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं और 104वें
संविधान संशोधन द्वारा जो है यह नहीं बढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 81, अनुच्छेद अनुच्छेद 81 के अधीन, 81 के अधीन लोकसभा का गठन, ठीक है, किया जाता है। लोकसभा का गठन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है, ठीक है, लोकसभा का गठन किया जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।